एक सैनिक की पत्नी जब अपने पति को रणांगन में भेजने के लिए तैयार कर रही थी, बात उस समय की है जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है। और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वक्त बीच में कुछ ऐसे भी युद्ध हुए हैं जिसको विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। उस वक्त वो सैनिक की पत्नी अपने पति को रणभूमि में विदा करते वक्त जब तिलक करती है, छोटा सा बच्चा है, इकलौता है, और पति वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कोई पत्नी अपने पति को विदा करते वक्त किस प्रकार के भाव ला सकती है, ये तो वही समझ सकते हैं जिनको अपने पति के वापस लौटने की कोई उम्मीद ना हो। लेकिन वो पत्नी, वो सैनिक की पत्नी माथे पर तिलक लगाते वक्त अपना माथा गर्व से ऊंचा करके बोलती है, घबराना नहीं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, लौटकर आओ तो मेरा सौभाग्य है, नहीं तो शहीद की पत्नी को अपने हथकरघे पर विश्वास है। तुम चिंता मत करना, मुझे हथकरघा चलाना आता है, मैं अपने बच्चे का और खुद का पालन अच्छे से कर लूंगी। एक शहीद की पत्नी, एक सैनिक की पत्नी अपने पति को शहीद होने के पहले शहीद की पत्नी होने के रूप में भी फक्र महसूस करती है। किसके बलबूते पर? सिर्फ और सिर्फ हथकरघा के बलबूते पर। क्या आज की कोई वीरांगना ऐसी हो सकती है जो रणभूमि में, समरभूमि में जाने के पहले अपने पति को विदा करे और ऐसे आत्मविश्वास के शब्दों से उसका माथा, उसका भाल चमकदार बना दे? 500 वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के बारे में आपको मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि 3 ही बुनियादी आवश्यकताएं मानी जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करके कोई व्यक्ति अपना रोजगार कमाना चाहता है, तो रोटी की पूर्ति करके रोजगार कितना कमा सकते हो? क्योंकि भारत देश की जहां तक बात है, हर घर में रोजगार वाले कलाएं विकसित थी। मकान को पूरा करके और मकान की पूर्ति करा करके रोजगार तैयार कर पाना हर किसी के बस की और बलबूते की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए विशेष कला लगती है, विशेष मेहनत लगती है, विशेष श्रम लगता है। लेकिन कपड़े की पूर्ति करके रोजगार का जरिया बनाने की सबसे पहली शुरुआत की थी तो 500 वर्ष पूर्व इस ज्ञात इतिहास की बात कर रहा हूं। यूं तो ये कला हमारे यहाँ अनादिकालीन से है। तो सबसे पहले इस कपड़े की पूर्ति करके रोजगार को तैयार करना सबसे पहले प्रारंभ किया कबीर ने। क्योंकि आपको पता है वो जुलाही थे और कबीर पंथी आज मौजूद हैं दुनिया में, सब जानते हैं। उसके 500 वर्ष बाद किसी ने यदि ये बेड़ा उठाया तो गांधी ने, कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, इनमें से रोटी और मकान ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। रोटी बनाना हर व्यक्ति के बस की बात है, लेकिन उसके रोजगार प्राप्त कर पाना छोटा सा काम माना जाएगा और मकान को कर पाना बहुत कठिन काम माना जाएगा। लेकिन कपड़े को रोजगार का जरिया बनाना और बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति को शुमार कर देना, ये हर व्यक्ति के बल की बात हो सकती है और हर घर के बस की बात हो सकती है। तो दूसरा ये उपक्रम और उद्यम चलाया गांधी ने। और फिर उसके बाद जब ये दोनों अपने आप में संत माने जाते थे, कबीर भी एक संत थे और गांधी भी एक संत के रूप में, महात्मा के रूप में विख्यात थे। लेकिन काल की कुछ ऐसी बलिहारी मानी जाए कि दोनों ने बुनियादी आवश्यकता को रोजगार का जरिया बनाने की मुहिम छेड़ी, लेकिन काल कबलित हो गई। उसमें पीछे कारण क्या रहे? इतिहास उठा के पढ़ोगे तो बहुत सारे कारण सामने आएंगे। उनमें से कुछ एक कारणों का मैं जिक्र यहां करूंगा। वो दोनों संत थे, दोनों ने इसको रोजगार का जरिया बनाया
और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की। लेकिन उसके 100 वर्ष बाद इस बात की पुनः जरूरत महसूस हुई और कपड़े को फिर पुनः रोजगार का जरिया बना करके घर घर में और घट घट में ये आंदोलन छेड़ा। वो भी एक संत है। लेकिन जो ये दो पहले संत थे, ये भी अपने आप में पहुंची हुई हस्तियां थे। लेकिन अब जिस संत ने ये मुहिम छेड़ी है वो संत के साथ निर्ग्रंथ है और इस योग का हमारे आस्था का अरिहंत है। और ऐसे अरिहंत ने जब ये आस्था छेड़ी है, ये मुहिम छेड़ी है, तो ये काल कवलितन होने वाली नहीं, ये विलीन होने वाली नहीं, बल्कि हर घट में लीन होने वाली विधा बन चुकी है, जिसको आप हथकरघा के रूप में जानते हैं। यूं तो भारत का कपड़ा उद्योग अनादिकालीन है। आपको लग सकता है कि हथकरघा, सूत काटना या किसी प्रकार से चरखा चलाना ये तो शूद्र लोगों का काम हो सकता है। लेकिन मैं आपको इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूं, जिस प्रमाण को श्रावक तो बहुत दूर की बात है, मुनि भी मानते हैं, जिसको मूलाचार कहा जाता है। मूलाचार मुनियों का संविधान, क्योंकि कई प्रकार के संविधान बने, समय समय पर बने, आज भी बने। आपकी आईपीसी, सीपीसी, बहुत सारे संविधान हैं। अंग्रेजों की तरह संविधान अलग था। समय के हिसाब से सारे संविधानों में परिवर्तन हुआ, लेकिन एकमात्र जो मुनियों का संविधान है मूलाचार के रूप में, जो अनादिकाल से है, चतुर्थ काल में भी था और पंचम काल में वही संविधान हूबहू स्वीकार किया गया है। ये बात अलग है कि कोई इसको अपने जीवन में स्वीकार कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जिसको भी मुनि के रूप में अपने आप को तैयार करना है, पहले मूलाचार को स्वीकार करना पड़ेगा। उसी मूलाचार का प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें मुनियों की चर्या कैसी होनी चाहिए ये भी बताया गया है और आर्यकाम की चर्या कैसी होनी चाहिए ये भी बताया गया है। तो जब छोटा सा आर्यकाम का प्रसंग आता है, तो आर्यकाम के प्रसंग में जब बात कही जाती है कि आपके लिए किन किन चीजों से अपने आप को दूर रखना है, किसी के श्रावक के घर में यदि आप आहार करने जाओ तो उसमें एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि तुम जब श्रावक के घर में आहार करने जाओ तो सूत मत काटने लग जाना, सुप्तम न करेगी, तुम सूत काटने मत लग जाना। किसको कहा जा रहा है? आर्यिका को। तो क्या आर्यिका आहार करने शूद्र के घर में जाएगी कि श्रावक के घर में जाएगी? और श्रावक कौन होंगे? क्या जिनकी आस्था का केंद्र जैनिज्म होगा वो होंगे कि कुछ और होगा वो होंगे? तो यदि आर्यिका को सूत मत काटने लग जाना जब तुम श्रावक के घर में आहार करने जाओ, ये हिदायत दी जा रही है, इसका मतलब है कि हर श्रावक के घर में पहले सूत काटा जाता था, हर श्रावक के घर में पहले हथकरघा चलता था। तो फिर ये दिमाग में बात कैसे आ गई कि सूत काटना, चरखा चलाना, हथकरघा चलाना ये तो शूद्रों का काम है, जुलाहों का काम है? अरे ये जुलाहों का नहीं, जिनके जीवन में गुनाह भी हो गए हैं तो गुनाहों को छोड़ने का सबसे पहला उपक्रम यदि है तो वो हथकरघा है। आज हथकड़ियों को भी अपने हाथ में डालने वाले हथकरघा को स्वीकार करने वाले बन रहे हैं, हस्तक्षेप करने वाले भी हस्तशिल्प को स्वीकार करना सीख रहे हैं। ये अब जुलाहों का काम नहीं है, ये तो अपने गुनाहों से बाहर आकर के और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। अब जब ये वाली बात आई तो भारत का कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा फेमस। जब स्वदेशी आंदोलन चला और स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, तो लंदन की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूं। वहां के गजेटियर्स में लिखा कि एक वर्ष में लंदन की अर्थव्यवस्था में कितनी कमी आ गई थी जब भारतीय लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 7,000 करोड़ डॉलर की एक वर्ष में कमी आ गई। कितनी? 7,000 करोड़ डॉलर। आप हिसाब किताब लगाते रह जाओगे। मतलब आप समझो कि जब भारत देश में स्वदेशी वस्त्रों का आंदोलन छिड़ गया, पहले था, छिड़ा गया था, वो तो विदेशी वस्त्रों को यहाँ पर थोप करके उसको अलग किया गया था कानून के तहत। तो जब विदेशी वस्त्रों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और होलियां जलाई गई, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक वर्ष में 7,000 करोड़ डॉलर का हानि का बजट आया।
अब आप सोच सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर भारतीय लोग स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण सिर्फ 1 वर्ष में करने लग गए थे। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि हर साल भारत से 1,30,000 मीटर कपड़े का निर्यात होता था। भारत में जो खपत होती थी वो तो अलग ही बात है, लेकिन प्रति वर्ष निर्यात यानी एक्सपोर्ट कितना होता था, तो 1,30,000 मीटर कपड़े का निर्यात होता था। इतने बड़े वैभवशाली कपड़ा उद्योग के धनी होने के बावजूद, और देखा जाए तो पूरे विश्व के कपड़ा उद्योग में भारत का कितना बड़ा स्थान था, तो 27% का स्थान था। मतलब 1/4 से भी ज्यादा निर्यात यदि कोई कपड़ा करता था कोई देश 200 देशों में, तो उसमें 1/4 से ज्यादा निर्यात भारत देश करता था। ऐसा हमारा गौरव है, ऐसा हमारा वैभव है, लेकिन हम अपने वैभव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमारे ऊपर संस्कृति और भाषा अपनी नहीं विदेशी हावी हो गई है। अब आपको एक जिक्र और करना चाहता हूं, जब ये वाली बात आई है, हर संप्रदाय का अपना अपना एक ग्रंथ है और हर ग्रंथ की अपनी अपनी एक भाषा है। जैसे आप लोगों का तत्वाद सूत्र है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसको जैनों का बाइबल भी बोला जाता है, एक आम भाषा में। यूँ तो देखा जाए तो तत्वाद सूत्र तो हमारे यहाँ उमा स्वामी महाराज ने लिखा, उसके पूर्व में भी इसी प्रकार के सूत्र ग्रंथों में वर्णित थे, लेकिन संस्कृत में प्रथम ग्रंथ जो लिखा तत्वाद सूत्र के रूप में। हिंदुओं में रामायण है, मुस्लिम में कुरान है और क्रिश्चियंस में बाइबल है। जिस बाइबल को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में जाना लिखा हुआ जानते हैं, वो बाइबल भी इंग्लिश में नहीं लिखी गई। वो बाइबल लिखी गई थी हिब्रू भाषा में, उसका ट्रांसलेट किया फिर इंग्लिश में। मतलब ओरिजिनल जो बाइबल लिखी गई थी वो भी हिब्रू भाषा में लिखी गई, जो इजराइल की भाषा आज चलती है, जो पूरा का पूरा इजराइल देश हिब्रू में ही अपना व्यापार करता है, हिब्रू में अपना शिक्षा देता है, हिब्रू में अपनी मेडिकल साइंस को पढ़ाता है, इंजीनियरिंग साइंस को पढ़ाता है, सारा हिब्रू में अपना कुछ व्यापार चारा करता है। बाइबल भी हिब्रू में लिखी गई। उसी बाइबल का एक अंश मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में मात्र कपड़ा उद्योग नहीं था, यहाँ के जो रंगरेज हुआ करते थे, जो कपड़ों को रंगते थे, उनका रंग इतना पक्का होता था कि उसका जिक्र बाइबल में भी किया गया। क्या? बाइबल में नहीं, बाइबल को पढ़ने वालों के बीच में किया गया। कैसा किया गया कि बाइबल का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ता है जैसे कि भारत के कपड़े के जो पक्के रंग हैं, जो कितना भी करो उड़ते नहीं हैं, जैसे भारत के रंगों का प्रभाव उसके कपड़ों पर पड़ता है, ऐसे ही बाइबल का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ऐसे बाइबल को मानने वालों ने भारत के रंगरेजों की तारीफ की है इस उदाहरण के माध्यम से। आप इस वैभव को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस वैभव के लिए छोड़ करके सिर्फ इसीलिए कि हमारे लिए कौन सा कपड़ा बोलते हैं, वो नहीं मालूम आप लोगों को, सिंथेटिक, और कौन सा बोलते हैं, सिल्क, और कौन सा बोलते हैं, हाँ जो भी आपके आ रहे होंगे, ये आ गए हैं, ये कहाँ से आ गए और क्यों पैर पसार गए हैं, आपको समझना है। अब कई लोग प्रश्न करते, बोले महाराज हर तरह का कपड़ा हम खरीद तो लें, पहली बात तो महंगा पड़ता है। हालांकि ये एक तरफा बात है, फिर भी आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ। आपकी इस बात को इस कोर्ट में जब लाई गई है तो जिरह तो करनी पड़ेगी, और बिना पेशी के निर्णय दे दिया जाना अच्छा तो नहीं माना जाएगा, महंगा पड़ता है। दूसरा, आप लोग कहते हैं महाराज वो तो खादी तो मोटा, कभी कहीं से धागा निकल रहा, कहीं कुछ से निकल रहा, ऐसा होता है। सुनो, फिर तीसरा, इसको एक बार धोते हैं तो बच्चे तो आजकल हर दिन लंबे होते जाते हैं और कपड़े को धो तो छोटे होते जाते हैं। ये वाली दिमाग भी आपके मन में आती है। सारे प्रश्न जो आपके मन में कौनते हैं उन सबको क्यों ना एक साथ उठा लिया जाए और एक सिरे से उनको निरसन कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ दबाव के द्वारा नहीं, प्रभाव के द्वारा। और प्रभाव तब आएगा जब आप इस बात को सुनने का भाव मानस बना करके यहाँ रखेंगे। तो अब इन सब बातों को सोच लें हम। पहली बात तो महंगा पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप कपास ले और एक प्लास्टिक लो, कपास महंगी आती है कि प्लास्टिक महंगी आती है? हाँ,
कपास महंगी आती है। इसका मतलब है जो कपड़ा सस्ता आता है उसमें कपास तो कम होगा, प्लास्टिक ज़्यादा होगी। ये तो आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, इसको मैं और सुधारूंगा थोड़ा सा। दूसरा, आप किसी कपास को पानी में डाल दो और एक प्लास्टिक को पानी में डाल दो, ड्यूरेबल कौन होगा? हाँ, प्लास्टिक होगी, क्योंकि प्लास्टिक पानी में सड़ती नहीं, गलती नहीं। तब तो जाकर के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना पड़ा मोदी जी को। क्यों बैन करना पड़ा? क्योंकि ड्यूरेबिलिटी प्लास्टिक की ज़्यादा है, और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है तो पड़ी रहेगी। आपने तो खा पी के फेंक दिया उस पन्नी को, वो गाय भैंस खाएगी तो ट्यूमर हो जाता है कई किलो का उनके अंदर। किलो तो बहुत दूसरी बात है, मन का। एक मन कितने का होता है? 40 किलो का। इतने बड़े बड़े ट्यूमर निकाले गए हैं प्लास्टिक के माध्यम से बनने के बाद। तो प्लास्टिक को पानी में डाल दो और कपास को पानी में डाल दो, कौन जल्दी सड़ेगा? हाँ, इसका मतलब है यदि हथकरघा यदि कपास के सूत से बनाए हुए वस्त्रों को निर्माण करता है तो फिर पक्का है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होनी चाहिए। तीसरा सुनो, अब बात आती है क्या? सिकुड़ने की। अब जैसे ही पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद प्लास्टिक को सुखाओ और कपास को सुखाओ, सिकुड़ेगा कौन? कि प्लास्टिक, है ना? अब आप ही बोल रहे हर बात में। अब आपको एक अच्छी बात बता दें, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप लोग को समझाने लायक में मैं बात रखता हूँ। जो भी MBBS कर चुके होते हैं, जब वो PG की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जिस ब्रांच को वो चाहते हैं, ब्रांच मतलब समझते हो ना, जिस विधा में वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आज के कुछ वर्षों पूर्व तक सबसे पहले कोई ब्रांच उठती थी तो रेडियोलॉजी। जो रेडियोलॉजिस्ट आपके MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी करते हैं, ऐसे डॉक्टर सबसे पहले बनना चाहते थे। तो सबसे ज़्यादा अंक जो लेकर आएंगे PG के एंट्रेंस एग्जाम में, सबसे पहले उठाएंगे कौन सी ब्रांच? रेडियोलॉजी। लेकिन अब आपको सुनकर के हैरानी होगी कि आज MBBS पास कर चुके बच्चे जब PG के लिए जाते हैं तो प्रीफर करते हैं डर्मेटोलॉजी। ये क्या होती है हमारा डर्मेटोलॉजी? त्वचा रोग विशेषज्ञ बनना है। ये क्यों उठने लग गई है? क्योंकि आज त्वचा के रोगी सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? उसके पीछे हम यदि कारण गिनाएंगे तो आपको हैरानी होगी। अब जो महंगे और सस्ते की बात आपने की ना, हर तरह के वस्त्र महंगे होते हैं। कपास तो महंगी होगी, पन्नी सस्ती होगी। कपास ड्यूरेबल कम होगी, पन्नी ज़्यादा होगी। और तो आप सिकोड़ना चाहो जल्दी सिकुड़ जाएगी पानी में दिए। फिर भी आज उसकी व्यवस्था कर ली गई, उसको बाद में बताऊंगा। तो डर्मेटोलॉजी सबसे पहले उठ रही है। क्यों? जिस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा होंगे, पैसा कमाने को जिद में रख करके जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहले उस ब्रांच को लेने का प्रयास करेंगे। जब हर व्यक्ति डर्मा लेना चाहेगा तो डर्मेटोलॉजी सबसे पहले उठेगी। जो सबसे अच्छे अंक लाएंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा रोगी यदि बढ़ रहे हैं तो स्किन डिजीज के बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? स्किन टाइट, लेगी, ये फला सिंथेटिक कपड़े, स्लैक्स के कपड़े और फ्लैक्स के रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ जो आ रहे हैं, इससे जो आपके रोग बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आपकी मुख से ही मात्र श्वास नहीं ली जाती, आपकी त्वचा भी श्वास लेती है, वो भी ब्रीथ कर रही होती है। और जब उसको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं मिलती, पहले आपको बता दें, जब किसी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले किसी सैनिक को कोई सजा दी जाती थी तो बहुत सारी सजाएं होती थी। फांसी की सजा, काला पानी की सजा, और भी ये नाखूनों को ठोकने वाली सजा, हड्डियों को तोड़ने वाली सजा। एक सजा ऐसी भी होती थी, बता दें आपको, मैं इसी प्रसंग के इर्द गिर्द वो बात कहना चाहता हूँ। एक सजा ऐसी भी होती थी कि उस व्यक्ति के शरीर पर मोम पोत दिया जाता था। क्या? मोम तो पोतता था, तो मोम पोतने से कोई उसको ऐसा नहीं कि खाल जल जाती हो, वो तो मोम पोत भी दो तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तुरंत तो गर्म लगेगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं, इसे बांध दिया जाएगा और मोम पोत दिया जाएगा। अब इससे क्या होता था, तो उसकी जो स्किन है ब्रीदिंग नहीं कर पाती थी, पसीना जो सूख नहीं पाता था,
तो सड़ सड़ के गल गल करके कोड़ी बन करके वो मरता। एक सजा ऐसी होती थी, लेकिन वो सजा होती थी और आप सजा रहे हैं अपने आप को ऐसे कपड़ों से जिसमें ऐसी ही बीमारियां आपको होने की प्रतीक्षा में हैं। वो सजा के तहत दी जाती थी यातना, और आप करते हो प्रार्थना कि हमारे लिए ऐसे कपड़े मिल जाएं जहां पर प्रॉपर ब्रीथिंग ना मिलती हो। तो ये कब मिलते हैं? जब आप पावर लूम के बने हुए वस्त्रों को अपनाते हैं। मैंने परसों इसके बारे में था, आज चूंकि नया उस रूप में देना चाहता हूं। बात हथकरघे की ही है, और हथकरघे के वस्त्रों को यदि शुद्ध कॉटन के धागे से बनाया जाता है तो शुद्ध कॉटन के धागे यदि होंगे तो उसमें थोड़ी सिकुड़न तो आएगी। हालांकि अब इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लिया गया है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया गया है कि पहले से साइजिंग उसको किया जाता है, व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है, और कपड़े को बनाने के पहले धागे को व्यवस्थित किया जाता है। फिर उसके बाद उस धागे से बने हुए वस्त्रों को धोने के बाद ही उसके फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं ताकि सिकुड़न की समस्या ना आए। और रही बात जो आप कहते हैं कि हथकरघा के कपड़े, तो वो जो खद्दड़ होता है ना, खद्दड़ कभी मोटे होते हैं कभी पतले होते हैं। अब आपको बता दें, लंदन में जब हथकरघा की बनी हुई साड़ी की प्रतिभा स्थली से बने हुए जो सूत से बनी साड़ी जो इतनी हल्की, वो आपको यदि मिल जाए देखने को, अब फोटोग्राफ मिल जाए तो पीछे बहनों का वो स्टॉल लगा हुआ है, बहनें आई भी हैं हथकरघा के वस्त्रों को लेकर के, उनसे आप समझ लेना कि लंदन में भी उसकी ऐसी सराहना हुई कि क्या हाथ से बने हुए सूत से इतनी हल्की और इतनी फाइन साड़ी बन सकती है क्या? और ये संभव हो पाया आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रशिक्षण देने वाली वो प्रतिभास्थली की बहनों के मेहनत और परिश्रम के फल से। आपकी ताली बजाने से ना हम खुश होने वाले हैं, ना वो बहनें खुश होने वाली हैं, ना गुरुजी खुश होने वाले हैं। ये पूरा व्याख्यान सुनने के बाद आप क्या कहोगे, आपका क्या इसके बाद फर्ज बनता है? यदि वो आपने किया तब तो जाकर के गुरुजी के कर्ज से आप थोड़े बहुत मुक्त हो पाओगे, मुक्त तो हो नहीं सकते। अब सुनो, ये सब हो गया। अब महंगी की बात आ गई तो कपास महंगा ही होता है। साइजिंग की बात आ गई तो फिर कपास में सिकुड़न थोड़ी होती है, हालांकि उसकी व्यवस्था कर ली गई है। उसके बाद यदि आपको लगता है, हाँ अब देखो आपने सिंथेटिक वस्त्र खरीद लिया, सिलेक्स का खरीद लिया, सिलेक्स तो है, सारी टी शर्ट जो सिलेक्स की तो आती हैं, उसमें कॉटन तो होता है, कॉटन की टी शर्ट कहना या सिलेक्स तो होता है, उसमें रबर तो होती ही है, क्योंकि बिना रबर के जो धागे के या तंतु के मिलाए हुए वो संभव नहीं हो पाती। अब क्या होगा जब स्किन डिजीज होगी? मान लो हथकरघा की कोई शर्ट आपने पहनी या कोई भी वस्त्र आपने पहना, वैसे तो इतना अंतर नहीं होता, फिर भी मान लिया कि वो 500 रुपये का है और आपने बाजार से ला लिया 400 रुपये का, 100 रुपये का महंगा मिल गया आपके लिए। वैसे इतनी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी मान लो महंगा मिल गया। अब क्या होगा जब उसको पहनोगे तो क्या होगा? पसीना सोख नहीं पाएगा, पसीना नहीं सोख पाएगा तो ऐसी उमस की गर्मी में, कल ही कोई बता रहा था महाराज जी, टेम्परेचर तो सिर्फ 32 डिग्री है लेकिन फीलिंग 39 डिग्री की चल रही है। क्यों? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, 68% यदि ह्यूमिडिटी है तो 32 टेम्परेचर में भी आपको फीलिंग होगी 38-39 डिग्री टेम्परेचर की। तो ऐसे में क्या होगा जब आप खुजली करेंगे तो कुछ वो क्या बोलते हैं, कुरूरी होती हैं, वो हो जाती हैं, होती ही हैं। अब क्या होगा? अब आप जाओगे डर्मा कंपनी के पास, अब आप लेके आओगे एक लोशन, अब आप लेके आओगे एक ट्यूब, एक क्रीम, वो कितने की आएगी? 200-300 की आ जाती है, महाराज से ज़्यादा नहीं होती, और एक आध हफ्ते चल जाती है। क्या वो कपड़ा आपका एक आध हफ्ते चलता है क्या? कपड़ा आप पहनोगे मान लो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 1 साल कब चलोगे? तो ऐसे में कितने वो आपके लोशन लग जाएंगे? हाँ, अब आप बताओ, हथकरघा का कपड़ा सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? और आप जो पहनते हैं सिलेक्स, वो सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? हाँ, मतलब आप सस्ता कपड़ा खरीद करके और ऊपर से लोशन और ट्यूब पूछने के लिए तो बिल्कुल फ्री हैं, उसमें आपको महंगा नहीं लगता। लेकिन यदि थोड़ा सा 100 रुपये ज़्यादा महंगा लग रहा है और जो आपके लिए फीलिंग भी अच्छी कराता है और रीडिंग भी अच्छी कराता है और फीडिंग भी अच्छी कराता है, उसको आप महंगा मान करके और छोड़, अरे ये तो नहीं। और रही बात, अब हथकरघा का कपड़ा मात्र इको फ्रेंडली नहीं, इको फ्रेंडली भी है, फैमिली फ्रेंडली भी है,
फैशन फ्रेंडली भी है, रेवेन्यू फ्रेंडली भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। ये 5 फ्रेंडली हमने आपको बता दिए। कौन कौन से? इको फ्रेंडली। आज इकोसिस्टम की बात बहुत अच्छी से की जाती है कि पर्यावरण की बहुत ज़्यादा चिंता है पर्यावरण विदों के लिए और पर्यावरण के रक्षा के रुचि रखने वालों के लिए। अब ये इको फ्रेंडली यदि कपड़ा आपको तैयार करना है, अब तो सुनते हैं कि गणपति भी इको फ्रेंडली आप लाना चाहते हैं, मिट्टी के सब कुछ। ये तो कम से कम अच्छा किया, सरकार ने भी अच्छा किया और आप लोगों ने भी जो करते हैं उन लोगों ने। लेकिन जब सब चीज़ों में इको फ्रेंडली की आप बात कर रहे हैं तो कपड़ों में इको फ्रेंडली की बात क्यों नहीं कहते? यदि ये इस प्रकार का मटन टैलो का जो पावर लूम का कपड़ा आता है जिसमें चर्बी की माड़ चढ़ाई जाती है, जिसको पहन करके आप सब यहाँ बैठे हो, सुबह जो बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और हम बोलते हैं काय की शुद्धि। तो ये चर्बी वाला कपड़ा हमने बताया था उस दिन कि यदि किसी बर्तन में एक बार यदि मांस पक जाए तो उसको जला भी दो तो भी उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती। यदि आपके धागे में वो मांस की परत चढ़ी हुई है तो उसको आप जलाओगे क्या? धोते भी ढंग से नहीं हो, वो उसको पहन करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहते हो, उसको पहनकर उसको ओढ़ करके आप अपने आप में शुद्ध मान ले जाते हो। उसी से फिर भगवान का प्रक्षाल करने की बात कहते हो, उसी से पानी छान लिया करते हो, उसी से रोटी के नीचे लगा लिया करते हो। क्यों? चाहे रोटी कवर हो चाहे बनियान हो, बनते तो उसी से है। क्या आपके अब हथकरघा के वस्त्र इन कम से कम पवित्र चीजों के उपयोग में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आना तो चाहिए पूरे 24 घंटे उपयोग, लेकिन 24 घंटे उपयोग आने लग जाएं तो फिर आपका मन भी पवित्र होने लग जाए। और जब ये इस प्रकार की चीज़ें उपयोग नहीं करते, ना खाने में करते हो, ना पहनने में करते हो, ना ओढ़ने में करते हो, ना दिमाग में करते हो, तो जब दिमाग तो वैसा है, जब स्टोव में भी यदि घटिया तेल डाल देते हो तो भभकता है, बार बार पिन करना पड़ता है। तो यदि इस माइंड में कुछ प्यूरिफाइड निकालना चाहो तो इस माइंड को प्योर देना पड़ेगा। अरे प्योर देने के बाद भी ये माइंड इम्प्योर निकालता है, और यदि इसमें इम्प्योर डालते जाओ, इम्प्योर पहनते जाओ, तो कहाँ तक इससे प्यूरिफाइड की उम्मीद कर सकते हो? इको फ्रेंडली क्यों? इस प्रकार के जो पावर लूम के कपड़े आते हैं, विदेशी कपड़े जो आते हैं, उसमें जो साइजिंग की जाती है, उसमें जो मटन टैलो का लेप किया जाता है, इस मटन टैलो को तैयार करने के पीछे कितना इकोसिस्टम बर्बाद होता है आप समझ लीजिए। कत्ल खानों में सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। उसके बाद उसका कचरे को वेस्ट मैनेज करने के लिए कितना ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। उसका वेस्ट मैनेजमेंट तो होता ही नहीं, फिर उससे होने वाले बैक्टीरिया से, वायरस से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। क्या ये सब आपके इको फ्रेंडली होने मदद करती है कि इको एनिमी बनने में मदद करते हैं? ये सारे इको एनिमी हैं। लेकिन हथकरघा का वस्त्र जो मात्र सूत से, कपास से तैयार हो गया, पौनी बना करके तैयार कर दिया, उसको चरखा चला करके सूत बन गया, और सूत बनाने के बाद हथकरघा से तैयार हो गया, ना पानी ज़्यादा लगा, ज़्यादा लगे, आपको पहनने के बाद भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और उसको पैसा यदि किसी को दे रहे हो, यहाँ तो आप पैसा देते हो तो मशीन खा जाती है। मशीन को तुम पैसा लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना वाला बोल लो तो क्या है, वो जड़ है। लेकिन यदि आप हथकरघा का वस्त्र खरीदते हो तो किसी एक व्यक्ति की जिंदगी समझ जाती है। और जिंदगी संभालने के लिए परोपकार की बात कहने वाले इस नागपुर में बहुत देखे हमने। आज आपको परोपकार की बात सुननी भी पड़ेगी और परोपकार की बात करनी भी पड़ेगी, क्योंकि परोपकार यदि करना चाहते हो तो एक व्यक्ति को यदि आपके माध्यम से, आपके तन पे पहने हुए वस्त्र से यदि उस व्यक्ति की जिंदगी चल सकती है, तो उसको जिंदगी चलाने के लिए आपके लिए क्या करना चाहिए? कहने के लिए भूखों को भोजन और प्यासों को पानी देने की बात कोरोना काल में आपने बहुत कर ली, लेकिन वो कोरोना के लिए आपका परोपकार था क्या? इंसानियत थी क्या? कोरोना के बाद का आपका परोपकार रोने लायक बन गया है। अब आपका परोपकार सही रूप से जीवित होना चाहिए। तो इको फ्रेंडली है। दूसरा क्या है? फैशन फ्रेंडली भी है। आपको हमने पहले भी बताया था कि जिस वर्ष गुरुदेव ने हथकरघा का मुहिम छेड़ा, उसी वर्ष जब आपके भारत के प्रधानमंत्री बोले कि खादी फॉर फैशन और खादी फॉर नेशन। आप लोग को बात समझ में आ रही है? आज थोड़े से हम इस तरफ बैठ गए ताकि हम इस तरफ भी देख पाएं और इस तरफ भी देख पाएं। कल तक हम यहाँ बैठते थे, लेकिन हम देख सबको रहे हैं, और कौन हमें देख रहा है ये भी देख रहे हैं, और कौन हमें देखने के बाद क्या करेगा हम ये भी देख लेंगे। तो सुनो, हाँ हंसो नहीं, हंसो तो
फंसोगे की बात नहीं कर रहा, सुनो। तो अब क्या है, फैशन फ्रेंडली। उसी साल आज की फेमस फैशन डिजाइनर जिसका नाम है रितु बेरी, उसने सारे के सारे अपने मॉडल्स तैयार किए हथकरघा और खादी में। जब फैशन शो में भी हथकरघा पहुंच चुका, फैशन शो में भी आपके चरखा का धागा पहुंच चुका, अब इससे बड़ा फैशनेबल और आप क्या बनना चाहते हो? भारत की इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर भी जब इसमें मॉडलिंग तैयार कर सकती है, तो फिर आपके लिए जीवन में कौन सा मॉडल है जो आपको अपने रोल मॉडल आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कमती नहीं बढ़ती साबित होगा? तो फैशन फ्रेंडली भी आज हथकरघा हो गया है। अब वो बात गई, वो जमाने गए कि जब मोटे और पतले धागों का कॉम्बिनेशन खद्दड़ में दिखता था। आज तो आप एक चेक भी नहीं कर पाओगे कि मशीन से बना हुआ कपड़ा है कि महीन धागे से और हाथ से तैयार हुआ ढाका का मलमल है। ढाका का मलमल भी उस समय हाथ से तैयार होता था, और वो ढाका का मलमल तो भले ही आज आपको देखने को कम मिलता होगा, लेकिन गुरुदेव का तैयार किया हुआ वो मलमल आपके लिए मन को निर्मल करने के लिए इतना बेहतरीन उपाय साबित हो गया है कि आपको अब इको फ्रेंडली की बात भी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी और फैशन फ्रेंडली की बात भी समझ में आने लग जाएगी। अब बात ये फैमिली फ्रेंडली। ये फैमिली फ्रेंडली भी है, क्यों? क्योंकि यदि आप रोग से बचेंगे तो आपके रोग को लेकर के आपके परिवार में चिंताएं नहीं होंगी, और यदि आपके रोग में आपका रोग हो या ना हो, परिवार में चिंता हो या ना हो, जिस परिवार को आप पाल रहे हैं उस परिवार के सारे लोग एक छत के नीचे इकट्ठे रह करके वो रोजगार कमा सकते हैं। क्योंकि हथकरघा चलाने के लिए अपना घर छोड़ करके वो विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि आपके बच्चे आपको छोड़ के विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार बिखर रहे हैं। न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। परमाणु बम जैसे बहुत खतरनाक होता है, ऐसी एकल परिवार भी बहुत खतरनाक है। और सामाजिक व्यवस्था के लिए एकल परिवार जितना खतरनाक साबित हो गया है, क्योंकि मनुष्य जंगली प्राणी नहीं, सामाजिक प्राणी है। अकेले की एकल विचारधारा तो आज जंगल में चलती थी तो पशुओं के लाके होती थी, लेकिन आज पशु भी समूह में रहना सीख गए हैं और मनुष्य अपने आप को अकेलापन रहने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों? उसके साथ अब मनुष्य नहीं, मशीन जुड़ गई है। और मशीन जुड़ती तो फिर भी ठीक है, मोबाइल जुड़ गया है। 10 वर्ष पहले तक एक समस्या बहुत ज्यादा थी, बोरियत की समस्या। आज एक समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कम से कम इस 21st सेंचुरी में एक समस्या तो समाप्त हो गई है। क्या समस्या? बोरियत की समस्या। पहले व्यक्ति जब अकेला होता था तो बोर होता था, और आज व्यक्ति अकेला ना हो पाए तो बोर होता है। कब ये पीछा छोड़ेंगे हमारा? तब जाके हम वो चैटिंग कर पाएंगे, डेटिंग कर पाएंगे, चैटिंग कर पाएंगे और चीटिंग कर पाएंगे। क्यों? ये न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ते आपके कदम बता रहे हैं। तो वो फैमिली फ्रेंडली भी हथकरघा क्यों है? क्योंकि आप यदि हथकरघा की वस्तु खरीदते हैं तो हथकरघा को जो चलाने वाले हैं वो महिलाएं हैं, चाहे वो बेरोजगार पुरुष हैं, जहां भी चला रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से वहां पर उनको रोजगार अपने घर बैठे मिल जाएगा। उनका परिवार भी सिर्फ रोटी के कारण यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। आपका कितना बड़ा परोपकार हो गया, वो फैमिली फ्रेंडली आपके लिए भी हो गया और उसके लिए भी हो गया। इसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रेंडली। रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, राजस्व की जहाँ तक बात है, फाइनेंस की जहाँ तक बात है, पैसे की जहाँ तक बात है, उस पैसे को कमाने के लिए आपको लगता है कि बड़ा अच्छा जॉब मिल जाए, हम बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, एमबीए कर लें, पुणे में जाकर के एमबीए करके आ जाएं, तो सोचते हैं और वहाँ से जाकर लौट कर आएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आपको बता दें कि एक किसी इंजीनियर को प्रारंभिक तौर पर जब वो 2-3 साल 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कंपनी में एमएनसी में काम करता है तो 35-40 हज़ार रुपये का बमुश्किल उसके लिए पैकेज महीने का मिलता होगा। साल भर का 3 लाख का पैकेज तो शुरुआती पैकेज एक आम हो गया है। आज से 5-7 साल पुरानी बात अलग, जब रिसेशन नहीं था तो उस समय शुरुआती पैकेज 8-10 लाख के मिला करते थे। अब तो बच्चे मान गए शुरुआत तो 3-4 लाख से ही होने वाली है, यदि आप किसी कॉमन कॉलेज से पढ़ के निकले हैं तो। IIT की बात अलग है, हालांकि उनके भी ग्राफ में काफ़ी कमी आई है। उस समय की बात अलग थी जब IITs में लोग मिन्नतें मांगते थे, लेकिन अब आपको जान करके ताज्जुब होगा IIT की भी सीट्स अब खाली रहने लग गई हैं। किस कारण से रह गई है आपका शोध का विषय हमें नहीं मालूम, आप पता लगा लेना। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ 7 IIT थी, अब कितनी हो गई हैं गिनती नहीं है। चाइल्ड IITs अलग 17 हो गई कि 20 हो गई कि 22 हो गई कि हर साल बढ़ती जा रही हैं। अब वो चीज़ बढ़ेगी तो ग्राफ तो नीचे आएगा ही आएगा। तो उस समय IIT में भी इस प्रकार की बातें चलती थी। अब मैं कह रहा था कि वो
रेवेन्यू फ्रेंडली, कि राजस्व मित्र भी बन जाता है वो आपका हथकरघा कपड़ा। कैसे बन जाता है कि आप हथकरघा चलाते हैं या किसी व्यक्ति को रोजगार आप देते हैं हथकरघा के माध्यम से, तो वो एक महीने में 50,000 और 55,000 तक कमा सकता है अकेले व्यक्ति की दम पर और एक हथकरघा के यंत्र के आधार पर। 50,000 रुपये आज के जीवन में कम मायने नहीं रखते, पर्याप्त मायने रखते हैं। मानी 6 लाख रुपए का पैकेज हो गया एनुअल। कोई सीए बनने के बाद भी शुरुआती पैकेज 6-7 लाख का पाता होगा, जिसने 5-7 साल खपाए। यदि जल्दी यदि उसने ग्रुप्स निकाले हैं और यदि ज़्यादा देर लग गई है तो 10-12 साल में जो सीए 5-7 लाख का पैकेज कमा पाता है, वो 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेकर के हथकरघा चलाकर सीख जाए तो 50 से 55,000 रुपये महीने भी कमा सकता है, यदि उसके पास हुनर है तो। नहीं है तो 20,000 25,000 रुपये कमाना महीने में तो बहुत आम बात है। तो ये रेवेन्यू फ्रेंडली भी हो गया। अब बात आती यूजर फ्रेंडली, उपभोक्ता मित्र है कि नहीं। ये इतने सारे फ्रेंडली की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इको फ्रेंडली इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के आपको लगता है हथकरघा कोई विशेष वस्तु है। ऐसी बात मैं ना करूँ, हथकरघा की वस्तुओं के प्रचार प्रसार की बात आपको कह दूँ तो आप लगेगा कि किसी मात्र गुरुदेव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपके सामने क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति का प्रचार प्रसार करने बैठा हूँ? मैं तो हर उस बात का प्रचार प्रसार करूंगा जिस बात को गुरुदेव ने अपने छोटे से कक्ष में विचार के रूप में रख करके और दुनिया के लिए एक तरंग प्राप्त करने का जरिया बना रखा है। तो ये यूजर फ्रेंडली भी है। उपभोक्ता के लिए फ्रेंडली कैसे बन जाता है, तो हर मायने में उसके लिए स्वास्थ्य रक्षा करता है। उसके लिए अब देखो, कोई भी वस्त्र आप पहनते हो, अच्छा दिखता है कि अच्छा लगता है, किसको आधार बनाकर पहनते हो? अच्छा दिखता है तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सामने वाले को, क्योंकि पहने तो आप देखोगे तो नहीं। कई बच्चे आ जाते हैं जिनके टी शर्ट पे कुछ लिखा रहता है, हम पूछते हैं उनसे क्यों ये कहाँ पंक्ति लिखी, तो ढूंढता है कौन सी दीवार पे लिखी। अरे दीवार पे नहीं, तुम्हारी टी शर्ट पे लिखी। क्योंकि आप अपने टी शर्ट पे क्या क्या लिखा रहता है, कई बार तो गालियां भी लिखी रहती हैं और आप पढ़ नहीं पाते हो, पहन करके घूमते हो। 2-4 महीने बाद कोई यार टोक दे कि तुम्हारी टी शर्ट पे लिखा, अच्छा मेरे पे लिखा। तो क्या है यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता मित्र वो कैसे बनेगा हथकरघा का वस्त्र? ऐसे बनेगा कि यदि आपको अच्छा दिखता है तो आपके लिए कोई काम का नहीं, वो तो जो देख रहा है उसके काम का है, आप तो देख नहीं पाओगे। और अच्छा लगता है इस आधार पर पहनते हो। क्यों, किस आधार पर पहनते हो? अच्छा फीलिंग आए कि अच्छा लुकिंग आए? महाराज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छा लुकिंग आए और जब घर में होते हैं तो अच्छा फीलिंग आए। महाराज यदि ऐसा मिल जाए कि अच्छा लुकिंग भी हो, अच्छा फीलिंग भी हो, तो आप चिंता मत करो। अच्छा फीलिंग तो मात्र हथकरघा में आ सकता है और अच्छा लुकिंग के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज आज हथकरघा में आ चुकी हैं। तब तो जाकर के फैशन डिजाइनर्स भी सारे कपड़ों की मॉडलिंग करने की बजाय अब लौट रहे हैं हथकरघा की ओर। तो ये यूजर फ्रेंडली भी हो गया। इतने सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके अब आपको हथकरघा की बात सोचनी है। सोचो, जब वो सैनिक की पत्नी भी गर्व से कह सकती है कि पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के लिए हथकरघा चलाना आता है। मतलब हथकरघा एक आत्मविश्वास की भाषा हो गई, हथकरघा एक इको फ्रेंडली की भाषा हो गई, हथकरघा फैमिली फ्रेंडली की भाषा हो गई, हथकरघा यूजर फ्रेंडली की भाषा हो गई और हथकरघा रोजगार की भाषा तो है ही। अब एक बहुत अच्छी बात, आप प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिनका नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इस हथकरघा के बारे में क्या शब्द बोले सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। उन्होंने कहा जैसे नमाज करने के पहले वजू करना आवश्यक है। क्या? जैसे नमाज करने के पहले वजू करना आवश्यक है, पूजन करने के पहले स्नान करना आवश्यक है, वैसी पुनरुत्थान की बात करने के पहले हथकरघा की बात करना आवश्यक है। देश को ऊंचाई दिलाने के लिए और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हथकरघा को लाना आवश्यक है। कहां तुलना कर दी, कहां तुलना कर दी? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? वजू समझते हो, नमाज के पहले वो करते हैं, स्नान तो आप समझते हो ना,
स्नान समझते हो कि नहीं समझते? तो जैसे पूजन करने के पहले स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही देश के विकास के लिए हथकरघा की आवश्यकता है, क्योंकि देश का विकास यदि पवित्रता से हो सकता है तो सबसे अच्छा उपाय हथकरघा। बाकी अन्य किसी अपवित्र विचारों के माध्यम से, अपवित्र व्यापारों के माध्यम से देश का विकास तो बहुत करने में तुम लगे हो। कत्ल खानों को खोलने के बाद देश का विकास कितना हुआ है और कितना उस विकास के माध्यम से पतन हो चुका है, इसको यदि आप एनालाइज करोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन यदि देश का विकास यदि पवित्रता के साथ हो सकता है तो हथकरघा के माध्यम से हो सकता है। इतनी सारी बातें हथकरघा में जुड़ी हैं, तब तो जाकर के आज जैनों में भी नहीं, जेलों में भी हथकरघा पहुंच चुका है। ये कैसे संभव हो पाया? जब जेलों में हथकरघा पहुंचा तो वहां के जो कैदी हैं, वो कैदी सिर्फ अपने गुरु का, अपने आराध्य का, जिनने उन्हें साक्षात देखा हो ना देखा हो, लेकिन अपने हाथों से चितेरे होते ना, तो अभी चितारोले में चितेरे हैं, अपने हाथों से दीवार पर अपने आराध्य का पेंटिंग करके वो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। जिन जेलों में उन कैदियों को यातना दी जाती थी, आज हथकरघा एक ऐसा उनके लिए उपाय बन गया कि वो गुरुदेव का चित्र उकार करके उस दीवार पर उनकी प्रतिदिन प्रार्थना करने लग गए हैं। अरे आपके दिल में गुरुदेव का चित्र कितना उकरा है हमें नहीं मालूम, लेकिन जेलों में कैदियों के दिल में भी और दीवारों में भी आचार्य गुरुदेव का चित्र उकर करके वहां प्रार्थना होने लग गई। इसमें एकमात्र कारण है हथकरघा। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आत्मीयता मिल जाती है, किसी व्यक्ति को अपनापन मिल जाता है, किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है, और किसी व्यक्ति को यदि रोजगार के साथ साथ अपने परिवार को का जरिया मिल जाता है, तो वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है उसको भगवान से छोटा नहीं मानता। आप तो किस कारण से गुरुदेव को भगवान मानते हो? कहते तो बहुत हो, लेकिन कितना मानते हो ये तो आप ही बताओगे। लेकिन वो यदि आज दुनिया में सबसे बढ़ करके किसी के दिल में भगवान जैसी सूरत बनी है, तो सिर्फ उन्हीं के दिल में बनी है जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में दिशा भी पाई है, अपने जीवन में दिशा के साथ साथ परिवार को पालने की। और इसे माद जेलों में ये हथकरघा पहुंचने के बाद उनको रोजगार नहीं मिला, उनको शाकाहार भी मिला, उनको अहिंसा का पाठ भी मिला। सबसे पहले शर्त होती है, जो बहनें जो प्रशिक्षित करती हैं, चाहे हस्तशिल्प के माध्यम से करती हो, चाहे वो हथकरघा के माध्यम से करती हो, जिन भी अजैन महिलाओं को यदि प्रशिक्षित करती हैं, पहली शर्त होती है शाकाहार करना, पहली शर्त होती है अहिंसा के रास्ते पे चलना। अरे जिस अहिंसा के रास्ते पे चलने पर उस चांडाल को, जिसने एक दिन के वध का त्याग किया था, उसको अहिंसा व्रत में प्रसिद्धि मिल गई। जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था, उसको शाकाहार में प्रसिद्धि मिल गई। तो फिर वो तो जिसने आजीवन मांसाहार का त्याग किया हो, सिर्फ इस चीज के कारण कि हमें रोजगार मिल रहा है, ऐसे गुरुदेव के माध्यम से। अब सोचो, उस रत्नकंडल साबकाचार लिखा तो एक एक पात्रों को लिखा गया। जब आगे कोई साबकाचार में उदाहरणों की लिस्ट आएगी तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से ऐसे जो पहले पूर्व में मांसाहारी थे और अजैन थे, उनको शाकाहारी और अहिंसक बना करके, और जैन धर्म की भूमिका। अरे जैन कोई धर्म का नाम नहीं, जैन तो एक स्वभाव को प्राप्त करने की उपाय का नाम है, जैन तो एक विचार का नाम है। जिस व्यक्ति को अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, उसको जिस प्रक्रिया के तहत आना पड़ता है, उसी प्रक्रिया का नाम जैनिज्म है। जिनको ऐसी भूमिका बन गई, जिनको संबद्ध दर्शन को प्राप्त करने की इतनी बड़ी बड़ी प्रस्तावना बन गई, जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास ये जानकर गौरव करेगा कि इस इतिहास को लिखने लायक यदि बनाया है तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने बनाया है। ऐसे गौरव को, ऐसे गुरुदेव को पाकर के हम गौरवान्वित यदि होना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो प्रण कर लें कि सप्ताह में एक दिन तो हम हथकरघा के वस्त्र ही पहनेंगे, चाहे वो पूजन के हों, चाहे पूजन के बाद भोजन के हों, चाहे भोजन के बाद प्रदर्शन के हों। सप्ताह में एक दिन तो हम कोई नियम नहीं दिला रहे, लेकिन आपको लगता है कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद, और मैं चाहूँ तो हथकरघा के मामले में बहुत दिन तक व्याख्यान कर सकता हूँ, लेकिन आपको व्याख्यान करने के बाद कहीं ये ना लगे कि गुरुदेव की बात का ये प्रचार प्रसार नहीं, गुरुदेव की बात को आचार में लाने के लिए एक प्रभाव किया जा रहा है। इसको आप स्वीकार करें। और आपको ये जान करके और अच्छी बात बता दूं, खादी जो है ना, खादी ग्रामोद्योग ने अपने
कर्मचारियों के साथ साथ भारतीय जो राजनीति है अथवा भारतीय शासन व्यवस्था है उसके कर्मचारियों के लिए भी सप्ताह में एक दिन खादी से बने वस्त्रों को अनिवार्य कर दिया जाए, ऐसा पत्र लिखा है। और यदि ये हो जाएगा तो सोचो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अन्ना हजारे जब रामटेक में आए थे तो जब यहाँ के बहनों अथवा भाइयों के माध्यम से बने हुए वस्त्रों को उन्होंने देखा था तो वाह 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 वाह, इतने बार उन्होंने वाह वाह शब्द किया, कहा। और उन्होंने एक बार अंत में जाकर कही कि 80 साल की उम्र मेरी हो गई है और 80 साल की उम्र में भी यदि मेरे लिए 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत आई है तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के द्वारा चलाए गए प्रकल्पों को देख करके आई। और वो उन्होंने कहा उस समय रामटेक में 5 साल पहले जब आए थे गुरुदेव के सामने कि आज मैं आपका राजदूत बनकर के पूरे भारत में जा रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं उन सारी राजनीतिक पार्टियों से, क्या यदि आपको अपने उम्मीदवारों को टिकट देना है तो टिकट देने के पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संकेतों पर चल करके 2 साल का उनको पहले प्रमाण पत्र मिले कोई भी काम करने का, परोपकार के कार्य करने का, फिर उसके बाद उनको उम्मीदवारी का टिकट देना, तब जाकर के देश अच्छे से चल पाएगा। इतनी बड़ी बात अन्ना हजारे कहकर के आपके सामने गए। और यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी आत्मा आदि चेतना को प्राप्त हुई है तो इस सब सुनने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्वयं समझना है। और ज़्यादा नहीं समझ पाओ तो पीछे बहनें हैं उनसे आप समझ लेना। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु नाने त्वां वंदे मानस्य नमस्ते।